दर्द का रिश्ता होता है। मैंने माँ और पापा को बात करते हुए सुना था कि बड़े पापा जान पूछ के दादी माँ को घाट पे मरने के लिए छोड़ के आए थे। क्या? दरअसल इसमें से बड़े पापा नहीं, मेरे पापा भी शामिल है। वो दादी माँ को जान पूछ कर लेके गए थे हरिद्वार, ताकि दादी माँ की ठंड से सिकुड़ते वहीं मौत हो जाए। इस तरह से साजिश हुई है मेरे साथ कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफिस की नीलामी के साथ साथ मेरी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी, क्योंकि मैं बड़ा हूं। मेरे नाम के साथ दफ्तर का नाम जुड़ा हुआ। केदार का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और देख लेना श्रावणी, एक तरफ मेरा दफ्तर नीलाम होगा और दूसरी तरफ उसका नया धंधा शुरू होगा। वो दफ्तर खोलेगा, देख लेना। पर उनके पास पैसे कहाँ से आए? धोखा यही तो हुआ है मेरे साथ श्रावणी, कि मैं अंदर से तड़प रहा हूँ, छटपटा रहा हूँ, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। मजबूर हो गया हूँ मैं श्रावणी, बहुत बुरी तरह से मजबूर हो गया हूँ। आप इस वक्त इन सब बातों को भूलने की कोशिश कीजिए ना। आधी रात से ज्यादा का वक्त हो गया है, सोने की कोशिश कीजिए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। दीदी, घर में कभी ऐसा भी माहौल होगा ये कभी सोचा ही नहीं था। कितने प्यार से घुल मिल कर रहते थे हम सब। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किसी का चेहरा ही नहीं देखना चाहता। ठीक कह रही हो नैना, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अब किसी को संभालने की या उसे समझाने की कोशिश तो तब की जा सकती है ना, जब ये पता चले कि बात क्या है। हाँ दीदी, सही कह रही हैं। अब किसके दिल में क्या चल रहा है ये समझना भी तो मुश्किल है ना। अब परेशानियां किस घर में नहीं आती। हर परेशानी से लड़ा जा सकता है नैना, अगर पूरा परिवार एक साथ हो। अब तो इस परिवार को एक करने की मेरी हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। अब तो ऐसे लगने लगा है कि हर चेहरे पे एक दूसरे के लिए नफरत दिखाई देती है। किस नफरत की बात कर रही हैं आप दीदी? पता नहीं नैना, इस घर पर जो मुसीबत टूटी है वो किसी एक पर नहीं बल्कि सब पर टूटी है। और ऐसे में हम सबको एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के साथ चलने की जरूरत है। मगर यहाँ तो पूरा परिवार बिखरने लग गया है। दीदी, मुझे तो ये लगता है कि जब से पूर्णिमा और खुशबू ने ये सवाल उठाया है तब से ये माहौल पैदा हुआ है हमारे घर में। और सबसे बड़ी बात तो ये है दीदी कि पूर्णिमा और खुशबू हरिद्वार चली गई। दीदी, मेरी खुशबू का नाम मत लीजिए, वो तो मुझसे पूछे बगैर घर के बाहर कदम तक नहीं निकालती। पूर्णिमा बहकाकर उसे अपने साथ ले गई। सरस्वती, तुम पूर्णिमा के लिए हमेशा इस तरह से क्यों बोलती रहती हो? खुशबू कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं है। बच्ची ही तो है, वरना इतनी जल्दी पूर्णिमा के बहकाव में नहीं आती वो। और उसकी सबसे बड़ी गलती क्या है आप जानती हैं दीदी? कि वो पूर्णिमा को अपनी बहन मान बैठती। उसे नहीं मालूम है ना कि यहाँ रिश्तों के नाम पर कैसे कैसे फायदे उठाए जाते हैं, धोखे दिए जाते हैं और विश्वास की पीठ पर खंजर भोंके जाते हैं। किस धोखे की बात कर रही हो?
किसके साथ धोखा हुआ है? देखो सरस्वती, जो भी कहना है साफ साफ कहो। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। इस तरह अनजान बने रहने से कुछ छुपा नहीं रह जाएगा। एक ना एक दिन सब कुछ खुलकर सामने आएगा। नैना दीदी, आपको अगर वक्त मिले तो आप मेरे कमरे में आइएगा, मुझे आपसे बात करनी है। देखा नैना, देखा किस तरह बात कर रही थी। किस धोखे की बात कर रही है ये? कौन से धोखे की बात कर रही है? अब मुझे क्या पता दीदी, खुद समझ में नहीं आ रहा किसने किसको क्या धोखा दिया है, समझ में ही नहीं आ रहा। मैं मिल के आती हूँ सरस्वती से। क्या सोच रही हो दीदी? हाँ? पापा दादी माँ के साथ ऐसा कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा सोच भी सकता है खुशबू कि एक बेटा अपनी माँ को रात में ठंड में मरने के लिए छोड़ सकता है? सोचकर यकीन तो नहीं होता दीदी, लेकिन सच तो आखिर सच ही है ना कि बड़े पापा दादी माँ को वहां मरने के लिए छोड़ आए थे। बस ये नहीं मालूम कि बड़े पापा ने दादी माँ की लाश का क्या किया होगा। जो अपनी माँ को मरने के लिए छोड़कर आएगा, क्या वो उनकी लाश को लेने के लिए जाएगा? तुझे तो मालूम है ना खुशबू कि पापा सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक होटल से बाहर ही नहीं निकले थे। बड़े पापा ने दादी माँ का अंतिम संस्कार किया ही नहीं। इसका मतलब पुलिस ने लावारिस समझ के दादी माँ का। नहीं खुशबू, ऐसी बात नहीं है। मैंने पुलिस स्टेशन जाकर भी पता लगाया था। 25 तारीख को एक भिखारन की लावारिस लाश मिली थी और उसकी उम्र करीबन 30 साल की थी। तो फिर हमारी दादी माँ? कुछ समझ में नहीं आता खुशबू। मैंने हर जगह जाकर पता करने की कोशिश की कि कहीं पानी में डूबने से तो उनकी मौत नहीं हुई, कि पानी में बह जाने की वजह से तो उनकी मौत नहीं हुई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। चंदन ने बताया कि हरिद्वार में ऐसी कोई घटनाएं होती ही नहीं है। चंदन? कौन चंदन? वही जिसे लेकर हम शमशान में पता करने गए थे। वो फिर मिला था आपको? वो मिला नहीं था, मैंने उसे रिक्वेस्ट भेजा था कि वो मेरी मदद करे और वो हर जगह मेरे साथ था। सचमुच चंदन बहुत अच्छा इंसान है। उसने दादी माँ के बारे में जानने के लिए मेरी बहुत मदद की। इस तरह दिन रात एक करने के बावजूद भी दादी माँ के बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा है दीदी। अब क्या सोचा जाए? आखिर क्या हुआ होगा दादी माँ के साथ? कैसे पता लगेगा दीदी? बड़े पापा तो अब भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, पर हम भी उन्हें जबरदस्ती अपने सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते। मैंने अपनी छानबीन में पुलिस स्टेशन में ये भी पूछा कि कहीं कोई बुजुर्ग महिला की लाश तो नहीं मिली है, फिर चाहे उनकी मौत कैसी भी हुई हो। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में हाल फिलहाल में किसी भी बुजुर्ग महिला के साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। वो दीदी, कोई ना कोई घटना तो जरूर हुई होगी, वरना दादी माँ की मौत कैसे हुई?
तुम यही सोच रही हो ना कि कोई ना कोई घटना जरूर हुई होगी, कि दादी माँ की मौत उससे हुई होगी। लेकिन मैं उससे उल्टा सोच रही हूँ। उल्टा मतलब? सोचो खुशबू, ना दादी माँ के मरने का कोई सबूत मिला है और ना ही उनके बारे में कोई जानकारी मिली है। हमने दादी माँ की लाश भी नहीं देखी है और ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने दादी माँ को मरा हुआ मान लिया है और दादी माँ जिंदा हो। ये क्या बोल रही हो दीदी आप? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि दादी माँ जिंदा है? अब मुझे ऐसे लगने लगा है खुशबू कि दादी माँ के मौत के बारे में पता करने की सारी कोशिशें अब नाकाम हो गई है। और इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि पापा ने भले ही दादी माँ को मरा हुआ मान लिया है, लेकिन हमारी दादी माँ मरी नहीं बल्कि जिंदा है। हाँ खुशबू, हमारी दादी माँ जिंदा है। प्रणाम दादी माँ। सो बेटा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। दादी माँ, आपसे एक बात कहूँ। हाँ बोलो। आपकी पोती है ना पूर्णिमा, वो सचमुच आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ बेटा, बहुत प्यार करती है बेटी। तो मेरी भी लाडली है वो। पता है, उसकी माँ तो अक्सर कहती है कि उसके हाव भाव बिल्कुल मेरे जैसे। परछाई है वो मेरी। सचमुच दादी माँ, वो आपकी परछाई है। तुम उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जान गए हो, है ना बेटा? हाँ दादी माँ, क्योंकि वो आपकी पोती है। कितना फर्क है पिता और बेटी में। आपको पता है, पूर्णिमा अक्सर हरिद्वार आती रहती है। क्या? पूर्णिमा हरिद्वार आती है? हाँ दादी माँ, आप इस सच को अब तक छिपा कर रखना चाहती हैं ना, कि आप जिंदा हैं और हमारे घर में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पूर्णिमा से अब ये सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकती। बेटा, अगर तुम पूर्णिमा का लिखा पढ़ सकते हो तो इसके मतलब वो भी जो तुम लिखते हो वो पढ़ सकती है। जी दादी माँ। बेटा, पूर्णिमा को बिल्कुल मेरे बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि अमरनाथ ने जो किया है वो सच्चाई उसके बच्चों के सामने आए, वरना वो अपने बच्चों की नजरों में गिर जाएगा। दादी माँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने ऐसा कभी भी नहीं लिखा है और ना ही मेरी ओर से ये बात खुलेगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पूर्णिमा से ये सच्चाई अब ज्यादा दिनों तक छिप नहीं रह सकती, क्योंकि हरिद्वार में आने के बाद उसे बहुत कुछ पता लग चुका है। नहीं नहीं बेटा, ये सच्चाई किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा अमरनाथ सबकी नजरों में गिर जाए। एक साथ घर में रहने का मतलब होता है कि दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को साथ लेकर चलना। रानी, माँ की सारी बातें माँ के साथ हमेशा के लिए चली गई। दर्द का रिश्ता होता है।
क्या बात है, आज आप ऑफिस से जल्दी घर आ गए? हाँ श्रावणी, ऑफिस में रखा ही क्या है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? और नहीं तो क्या करूं श्रावणी, कहने को तो वो मेरा दफ्तर है, लेकिन केदार ने वहां पर जो रंग दिखाने शुरू किए हैं वो मैं अपने ऑफिस वालों के सामने लाकर अपनी नजरों से गिरना नहीं चाहता। आज भी दफ्तर में कुछ हुआ क्या? कल मैंने तुम्हें कहा था ना, अब तो ये सोचना पड़ता है कि कौन सा दिन अच्छा गुजरेगा। क्या हो गया आप दोनों भाइयों को? क्या हो गया केदार भैया को? कल तक तो मैं खुद को नहीं पहचानता था, लेकिन अब मैं खुद को भी पहचानता हूँ और केदार को भी। लगता है हमारी फितरत में ही खुदगर्जी है, और जहाँ खुदगर्जी के रिश्ते हो उन रिश्तों को दर्द का रिश्ता बनने में वक्त नहीं लगता, और इस दर्द से बचने के लिए ऐसे रिश्तों को तोड़ देना ही बेहतर है। नहीं, ऐसे तो ये घर टूट जाएगा। माँ जी कहा करती थी एक साथ घर में रहने से छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहां खनकते भी हैं। एक साथ घर में रहने का मतलब होता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को साथ लेकर चलना। श्रावणी, माँ की सारी बातें माँ के साथ हमेशा के लिए चली गई। अब जो भी बातें हो रही है ना, वो सब सिद्धांतों से उलट हो रही। खुदगर्जी की फितरत मेरे में भी है, उसमें भी है। खुदगर्जी खुद ब खुद रिश्तों को तोड़ने में मजबूर कर देती। अब ये बात तो खुलकर सबके सामने आ चुकी है कि हमारे रिश्ते अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। अब हम दोनों भाई समाज के डर से अपने रिश्तों की अर्थी लिए घूम रहे हैं। बस इसकी चिता कब चलेगी ये देखना बाकी। एक गिलास पानी लाओ ना श्रावणी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या बात है, बुखार तो नहीं है? नहीं, बस ऐसे ही। मैं लाती हूँ पानी। चाय भी ले आऊं साथ में? हाँ ठीक। अब कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, कुछ नहीं हो सकता। इस दफ्तर को तो बंद करना ही पड़ेगा। दफ्तर तो कब का बंद हो चुका है मेरे भाई, कब का। और जिस दफ्तर में काम काज ना चल रहा हो वो दफ्तर दफ्तर कहलाने के लायक होता है क्या? अब सारा स्टाफ तो काम छोड़कर जा चुका है। अब ये 2-4 मक्खियां देख रहे हो जो भिनभिना रही, इन्हें भी पता है कि टाइम पास हो रहा है, टाइम पास कर लो। कल इन्हें काम मिल जाएगा तो ये भी आना छोड़ देंगे अपने हिसाब से। स्टाफ तो पहले से ही काम छोड़कर जा चुका है। यही तो मैं भी कह रहा हूं केदारनाथ कि इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन? तुम्हारे पूजनीय, तुम्हारे आदरणीय बड़े भाई, जिन्हें हुक्म चलाने की आदत थी। अब देख लो इस ऑफिस की बर्बादी को देख लो। ये ऑफिस नीलामी की कगार पर खड़ा है, और उधर वैभव एक नए दफ्तर की ओपनिंग करने वाला है। अब तुम इस बारे में क्या सोचते हो ये तुम जानो केदारनाथ। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता अपने हिसाब से, लेकिन दाल में कुछ काला है दाल में कुछ काला। सच्चाई तो आप भी समझने लगे हैं भाई साहब, जो अब मैं भी समझने लगा हूं। जो धोखा उन्होंने किया है, इसके पीछे कहीं उनका ये मकसद तो नहीं कि तुम्हें बर्बाद करके वो खुद को आबाद करना चाहते हैं? इतना बड़ा धोखा। जब भी सोचता हूं केदारनाथ तो मेरी तो जान जल जाती है कि अपने ही भाई के साथ, अपने सगे भाई के साथ इतना बड़ा धोखा। लेकिन एक बात बताऊं, वो ये नहीं जानते हैं
कि अगर तुम अपनी करनी पर आ जाओ तो तुम क्या कर सकते हो। अब धोखे का जवाब तो धोखा ही होता है केदारनाथ। बस तुम एक बार सोचना है, और अगर एक बार तुम सोच लो तो धोखे से हासिल की हुई दौलत उनके किसी काम नहीं आएगी। उनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे अपने हिसाब से। धोखे से हासिल की हुई विरासत किसी काम नहीं आएगी, समझे? जब से पूर्णिमा तुझे मिली है ना, तब से तो कुछ खोया खोया रहता है। हाँ यार, मैं उसके आंसू, उसका रोना भूल नहीं पा रहा हूँ। दर्द का रिश्ता होता है। उन्हें नहीं पता कि कत्ल के जुर्म में वो सीधा जेल जाएंगे, और वो भी अपनी माँ के कत्ल के जुर्म में अपने हिसाब से। सोचो, क्योंकि माता जी को हरिद्वार लेकर तो बड़े भाई अमरनाथ ही गए थे ना। अब वहां माता जी की मौत ठंड से हुई, या उन्होंने माता जी को धकेल दिया, या उनका कत्ल कर दिया, इस बात का कोई सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो ये साबित कर सकते हो कि बड़े भाई साहब ने माता जी को ले जाकर हरिद्वार में कत्ल कर दिया, ताकि उनकी 40 एकड़ जमीन अकेले हड़प लें। फिर तुम सोचो कि पुलिस उस मुकुंद प्रसाद को तो धरी ही लेगी अपने हिसाब से, और उसके बाद ये बात अपने आप साबित हो जाएगी कि मुकुंद प्रसाद बड़े भाई साहब से मिला हुआ है। और ये भी साबित हो जाएगा कि बड़े भाई साहब ने ही माता जी का कत्ल किया है। तो सारी की सारी चालें उनके ऊपर ही उल्टी पड़ जाएंगी अपने हिसाब से। चंदन, क्या सोच रहा है यार? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं बताऊं, जब से पूर्णिमा तुझे मिली है ना, तब से तो कुछ खोया खोया रहता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तू कुछ और नहीं बल्कि उसी के बारे में सोच रहा है। हाँ यार, मैं उसके आंसू, उसका रोना भूल नहीं पा रहा हूं। सचमुच वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती है। कितनी उदास थी वो। अरे लेकिन उसकी उदासी से तुझे क्या फर्क पड़ता है यार? अब सिर्फ एक सच्चाई पूर्णिमा से छिपी हुई कि उसकी दादी माँ हमारे घर में। पता नहीं अब ये सच्चाई कब तक छुपी रह पाएगी। नहीं बेटा, इस सच्चाई के सामने आने का अभी वक्त नहीं हुआ है। खुद को बनाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, और अपने हाथों से मैं किसी दूसरे का बिगाड़ना नहीं चाहता। इसीलिए तो केदारनाथ अपनी खुशियों को जलता हुआ देख रहे हो।